हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पार्ट सेकंड करेंगे आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, और ज़्यादातर आपने कभी देखा होगा तो हर एग्जाम्स में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार होता है कि आर्टिकल्स दे दिया जाता है और उसमें चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आपको आर्टिकल्स कुछ पता हो। तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मैंने उन्हीं को अपनी वीडियोस में इंक्लूड किया है। और भी बहुत सारे हैं वैसे तो, पर फिर भी जो रिपीटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आपकी, इससे पहले हम फंडामेंटल राइट कर चुके हैं जो कि पार्ट 3 में था, और पार्ट 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है। सो हमने ये देखा, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A में आपके आती हैं। और जो एक छोटी सी और बात मैं बताता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो काफ़ी शॉर्ट में मैंने आई थिंक 7 या 8 मिनट में इसको कंप्लीट किया है अपने ही चैनल के ऊपर। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो मैंने इसमें डिस्कस नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने आर्टिकल्स को मेन प्रायोरिटी दी है। तो देर इज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फॉर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। तो ये भी पता होना चाहिए उस समय पे। थोड़ा सा ना होलिस्टिक वे से अगर तैयारी करते हैं तो ये बेटर होता है कि आप ज़्यादा समझ पाएँ, एलिमिनेशन टेक्निक इस्तेमाल कर पाएँ। तो 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। इसको याद रखना, इंदिरा गांधी की सरकार थी। और ऑब्वियसली बात है जब इमरजेंसी का टाइम था। और इसी में जो है आपका बात करें, जब उस समय पे स्टार्टिंग में तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन 2002 में एक 86 अमेंडमेंट के तहत जो है इसको 11 कर दिया गया, 11 फंडामेंटल राइट। तो अब ये पता होना चाहिए कि भाई 86 अमेंडमेंट में कौन सा था। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है काफी। और इसी को आपका फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में इसको इंक्लूड किया गया है। इवन डीपीएसपी में भी इसको डाला गया है आर्टिकल में, और फंडामेंटल ड्यूटीज तो है ही। ओके। तो अब चलते हैं पार्ट 5 में। तो यूनियंस जो कि आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 151 तक है। ओके। तो 52 में क्या है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो आर्टिकल 52 है वो किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक होना चाहिए। तो 53 में आपका क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो यूनियंस की, जो संघ की जो पावरें हैं, वो कौन से आर्टिकल से मिलती हैं? आर्टिकल 53 से। मतलब संघ को जो पावर मिलती है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, वो आर्टिकल 53 से मिलती है। आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। 61 में है प्रोसीजर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस प्रकार से जो है प्रेसिडेंट का, जो राष्ट्रपति का इम्पीच किया जाए, महाभियोग किस प्रकार से किया जाए, तो उसका प्रोसीजर होता है आर्टिकल 61 में। 63 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। ये काउंसिलिंग ऑफ स्टेट क्या होती है? ये राज्यसभा होती है, इसको याद रखना, ठीक है, काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। तो अब राज्यसभा का जो काउंसिलिंग चेयरमैन कौन होता है? वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। 66 में क्या है? इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। और 72 में, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। जैसे कि अगर मान लो किसी को डेथ सेंटेंस मिली है, ठीक है, तो डेथ सेंटेंस मिली है, तो अगर प्रेसिडेंट के पास अगर याचिका जाती है, तो वो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट में उसको कन्वर्ट कर दे, तो उसको पार्डन कर दिया जाता है, क्षमा याचना। ओके। सो दीज आर द आर्टिकल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, सो रिमेंबर दिस। सो नेक्स्ट आर्टिकल 74। सो 74 किससे रिलेटेड है आपका? काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ये दो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार। तो मैं इस पे स्टार भी लगा देता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ याद रहे। तो देखो 74 और 76 में क्या है कि 74 जो होता है, इसमें जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, आपके जो भी आपके जो मिनिस्टर होते हैं, जैसे जो यूनियंस में, वो एड मदद करते हैं और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आपका एजी जो अटॉर्नी जनरल होता है, उसका आर्टिकल 76 में है। देखो खाली आर्टिकल दे रखा है, ये नहीं बताया कि किस प्रकार से उसको अपॉइंट किया जाएगा या उसका क्या प्रोसीजर होता है। वो सब का सब जो है आपका पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा, कि पार्लियामेंट कानून बनाएगा, रूल्स बनाएगा किस प्रकार से। ठीक है। फिर वो सेंटर, ऑब्वियसली बात है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका ये वकील होता है। 79 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संविधानिक आपकी संसद। 80 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, किस प्रकार से राज्यसभा का कंपोजिशन होना चाहिए। इसमें स्टेट्स, जो स्टेट से आए हुए व्यक्ति, जो एमएलएज होते हैं, ठीक है, जो चुन के जाते हैं, वो आपके एमपी बनते हैं। 81 में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 83 में आपका क्या है? ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट की जो बात करें ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो अब बात करें लोकसभा है, मान लो लोकसभा की तो 5 साल होती है, और राज्यसभा की कितनी होती है? 6 साल। ठीक है। राज्यसभा जो होती है वो कभी डिसोल्व नहीं होती है, परमानेंट ये हाउस होता है, ये
क्या होता है ये नॉन परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। आर्टिकल 93 में क्या है, स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स होंगे आपके हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्या होता है, लोकसभा, इसको याद रखना, लोकसभा होता है, ठीक है। तो हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 105 सो 105 में पावर्स, प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में अब दोनों राज्यसभा भी आ जाएंगी और लोकसभा भी, ठीक है। उनकी एमपीज की क्या पावरें होंगी, क्या प्रिविलेजेस दी होंगी, तो ये सब। 109 में क्या है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी मनी बिल। तो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है किसके रिस्पेक्ट में, मनी बिल के। तो अब कई बार पूछा ये जा सकता है कि ऑब्वियसली बात है, देखो नीचे दे रखा है कि आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, और आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियली बजट है, ठीक है। कब देखना, कभी है ना बजट उसमें मेंशन नहीं है, इसका पूरा नाम जो हमारा आता है एनुअल फाइनेंशियली स्टेटमेंट होता है वैसे तो, एनुअल एनुअल फाइनेंशियली बजट। तो आर्टिकल 112 के तहत जो है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो बजट पेश करती हैं किसमें, पार्लियामेंट में, ठीक है। आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, ठीक है। जो मतलब अगर इसका इसका मीनिंग होता है कि मान लो अगर लोकसभा या पार्लियामेंट में कोई पैसा है, ऑब्वियसली बात है, मनी को मनी चाहिए किसी स्कीम्स के लिए, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, उसको पास किया जाता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा में, और फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक तरह से जो फंड है उसको लेने की एक प्रक्रिया होती है। ओके, सो आई होप दैट आपको इस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 123 सो ऑब्वियसली 123 में जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब आर्टिकल 23 के बारे में बताता हूँ मैं। इसमें कहता है कि इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो प्रोमulgate का मतलब होता है डिक्लेयर करना ऑर्डिनेंस, ठीक है। जब पार्लियामेंट जो होता है रिसेशन में, रिसेशन का मतलब होता है एक तरह से ब्रेक, ठीक है, जो सेशन के बीच में ब्रेक होता है उस समय पे, और उसमें डिक्लेयर किया जाता है। जैसे मान लो अब मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे फार्मूला था हमारा, जैसे कई साल पहले जो फार्मूला जो था ऑर्डिनेंस के तहत ही उसको जो है मतलब लाया गया था, लेकिन बाद में जब जैसे ही पार्लियामेंट बैठी, सेशन चला, तो उसको कानून बना दिया गया, मतलब लोकसभा से राज्यसभा से पास किया, फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा। तो इस प्रकार से, ठीक है। वैसे देखो ऑर्डिनेंस जो लागू किया जाता है उसकी सेम पावर होती है जैसे जो पार्लियामेंट से पास किया जाता है, लेकिन ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी होता है, इसको 6 महीने के अंदर अंदर क्या होता है, इसको पास करना होता है। ओके, सो आर्टिकल नंबर 124 में क्या है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपकी एक होनी चाहिए, आर्टिकल 124 कहता है। आर्टिकल 125 में सैलरी से रिलेटेड है जजेस का। 126 में अपॉइंटमेंट एक्टिंग एज ए चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए। सो 126 के तहत अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस को। फिर एडवोक जो जजेस होते हैं उसको आर्टिकल 123 के तहत अपॉइंट किया जाता है, 127 के तहत अपॉइंट किया जाता है। 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जो जजेस होते हैं सिटिंग सुप्रीम। तो इसमें क्या होता है 128 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उसको मतलब एक तरह से अपॉइंट किया जाता है। ओके, 129 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑब्वियसली बात है आप समझ रहे होंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो भी मतलब डेली जो हियरिंग होती है तो उसका रिकॉर्ड रखता है इस आर्टिकल के तहत, जो खाली सुप्रीम कोर्ट का। 123 में सीट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की, ऑब्वियसली बात है। 36 में वो सॉरी 136 में क्या है कि स्पेशल लीव फॉर अपील ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखो इस स्पेशल लीव क्या होती है, मान लो कोई बिल्कुल अर्जेंट कोई मैटर है, तो स्पेशल लीव के तहत जो होता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, ठीक है। तो कोई भी मैटर हो सकता है, इसमें कोई भी मैटर हो सकता है, एक्स वाई जेड आप मान सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी का भी हो सकता है, नेशनल इंपॉर्टेंट हो सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंट, तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता है। 137 में क्या होता है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दी जाती है उसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर हो चाहे जजमेंट हो, तो वो आर्टिकल 137 के तहत। 141 में क्या होता है कि जो भी डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। 148 में क्या होता है कि जो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक होना चाहिए। ओके, आर्टिकल इसके तहत। अब 149 आर्टिकल में क्या होता है कि जो ड्यूटीज होती हैं या पावर्स, मतलब क्या पावर्स होंगी कैग की, जो कंट्रोलर जनरल की, सो वो आर्टिकल 149 में होते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, सो प्लीज रीड दिस प्रॉपरली। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो आर्टिकल से चलने से पहले ये देखते हैं कि अब आते हैं स्टेट के ऊपर। तो स्टेट आपका जो पार्ट है वो पार्ट 6 में आता है, और आर्टिकल 152 से लेकर 234 तक आपके स्टेट के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 153 जिसमें गवर्नर ऑफ स्टेट होता है।
मतलब ऑब्वियसली बात है स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए आर्टिकल 153 के तहत। आर्टिकल 154 में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं गवर्नर की, वो जो अपनी एक्सरसाइज करता है। आर्टिकल 121 में पार्डनिंग पावर, जैसे हमने देखा था उसमें 74 में कि सॉरी 72 में कि जो प्रेसिडेंट होता है उसकी पावर जो होती है पार्डनिंग होता है, जिसमें देखो गवर्नर की और प्रेसिडेंट की जो पावर्स में फ़र्क ये होता है कि जो गवर्नर होता है वो डेथ पेनल्टी जो होती है दी जाती है, जो मृत्यु दंड दिया जाता है उसको माफ़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। सो आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल होता है, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है आपका सेंटर में, वैसे ही इसमें क्या होता है आपका स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। आर्टिकल 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, जो जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो भी अपनी जो मतलब जब रिसेशन होता है तो रिसेशन के दौरान जो है प्रेसिडेंट जो होता है ऑर्डिनेंस को क्या करता है, प्रोक्लेमिंग करता है, मतलब डिक्लेयर करता है, और ऐसे ही गवर्नर करता है आर्टिकल 213 के तहत। फिर आर्टिकल 214 में आपके जो है हाई कोर्ट है, और इसके अलावा बात करें आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट टू बी रिकॉर्ड, तो हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट का भी है और इससे हाई कोर्ट का भी 215 में। आर्टिकल 226 में आपका आता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन राइट्स, तो इसमें देखना ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि जो राइट्स इशू करते हैं कोर्ट्स, तो उसमें कौन कौन से, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। ये भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 के तहत होता है, ये 226 के तहत। ठीक है, दोनों सेम ही पावर होती है दोनों के पास। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि हाई कोर्ट के पास एक थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, इसके पास लीगल पावर भी ज़्यादा होती है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट होता है, जो राइट टू प्रॉपर्टी होती है वो एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो उसको हाई कोर्ट सुनता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है आर्टिकल 233 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। सो एंड आर्टिकल 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये इंपॉर्टेंट है जो ऊपर मैंने आपको बताए, इसको अच्छे से याद करना। ओके, सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जो जो आप इसमें पढ़ते जा रहे हैं। सो लास्ट में अब एक छोटा सा है बस, इसमें एक ट्रिक है जो आपने कई बार देखी होगी, मैंने बस थोड़ा सा इसमें और इंक्लूड कर दिया है, इसको भी आप एक बार देख जाना। तो जैसे कि इसमें कई बार आपको जो पार्ट्स होते हैं वो नहीं पता होता कि कौन से में क्या है, तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जैसे यूनियन है, तो ये पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट में, ये सेकंड, ये थर्ड में आता है आपका, ये फोर, और ये 4A। ओके, और यूनियन आपका आता है आपका फिफ्थ 5 में, और स्टेट आपका 6 में अभी पढ़ा हमने, और जो आपका यूनियन टेरिटरी है वो आता है आपका 8 में। ठीक है, 8 में, और पंचायती जो आपका आता है 9 में, और ये आता है आपका 9A में। ओके, सो इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और ये आता है आपका शेड्यूल 10 में, और ये आता है आपका 11 में। सो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो इसको एक ट्रिक भी है, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट। तो आप देख सकते हैं यू कैन फिक्स, डी मतलब स्टार्टिंग के, एफ मतलब फंडामेंटल का, यू, फिर यूनियन, फिर स्टेट, फिर आपका आता है यूनियन टेरिटरी, फिर आपका पंचायती म्यूनसिपैलिटीज़, फिर आपका शेड्यूल, और लास्ट में आपका रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आपकी जो तैयारी होगी उसमें कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगा। सो इसको रीड आउट कीजिए, इसको बार बार देखिए। सो थैंक यू, एंड आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।